हेलो क्लास 10th के विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है 3 अगस्त को, उसके लिए क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंतर्गत जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा दोस्तों, जिसमें यहाँ पहला क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। यानी कि स्पेनिंग जेनिंग जो मशीन है किस काम को करने में तेजी लाई, किस काम को आसानी से कर दिए देता था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है बुनाई, दूसरा है कताई, तीसरा है छपाई और डी है रंगाई। तो जो स्पेनिंग जेनिंग मशीन है दोस्तों, आपका कताई की प्रक्रिया में वृद्धि लाता था, उसके कामों को वो आसानी से कर देता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है व्यापारी, दूसरा है उद्योगपति, तीसरा है निक नौकर, और डी है यहाँ पे कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो जो गुमास्ता है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के से संबंधित है, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो वहाँ के मजदूरों के काम की निगरानी करता था और वहाँ की देख रेख करता था। तो इसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे पहला है कानपुर, दूसरा है बम्बई, तीसरा है अहमदाबाद और डी है मद्रास। तो भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास। मद्रास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कपास किस प्रकार की फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए रबी फसल, बी है खरीफ फसल, सी है जायद फसल और डी है ए और बी दोनों। तो जो कपास है दोस्तों ये खरीफ फसल है। और इसी तरह से यहाँ पे हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल उसे कहते हैं कि ऐसे फसल जिसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है चावल, दूसरा है मोटा अनाज, तीसरा है कपास और डी है चना। तो जो चना है दोस्तों ये आपका रबी फसल है, क्योंकि इसे जाड़े के मौसम में बोया जाता है और गर्मी के मौसम में काट लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे धान की खेती सबसे अधिक होता है पूरे भारत भर में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड और डी है बिहार। तो भारत में सबसे अधिक जो धान का खेती है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भारत में सबसे अधिक खेती किया जाता है धान का। और अगर इसी तरह से अगर हम अब यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे सेक्शन बी के अंतर्गत आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर की ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पेनिंग जेनिंग मशीनों पर हमले किए, व्याख्या करें। यानी कि क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे कह रहा है कि स्पेनिंग जेनिंग जो मशीन था उस पे उसके विरोध में जो ब्रिटेन के महिला लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन क्यों किए। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों द्वारा स्पेनिंग जेनिंग मशीनों पर हमले के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। तो यहाँ पे पहला है बेरोजगारी का डर। स्पेनिंग जेनिंग मशीन एक पहिया घुमाने पर एक साथ कई धागे काट सकती थी। इससे मजदूरों की ज़रूरत बहुत कम हो गई। महिलाओं को डर सताने लगा कि इस नई मशीन के आने से वे बेरोजगार हो जाएंगे, उनका सारा काम जो स्पेनिंग जेनिंग मशीन है वही कर देगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि रोजी रोटी छीनने का खतरा था उन लोग को, इसलिए वे विरोध कर रहे थे स्पेनिश जेनिंग मशीन के विरोध। तो यहाँ पे है ब्रिटेन के ऊन उद्योग में, यानी कि जो ब्रिटेन इंग्लैंड में जो ऊन का जो फैक्ट्री था उसमें बहुत से महिलाएं हाथ से सूत काट कर अपना गुजारा करती थी। उन्हें लगा कि यह मशीन उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से छीन लेगा। इसी डर और गुस्से के कारण उन्होंने कई मशीनों का विरोध किया और उन पर हमले भी किए। और इस तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था।
इसका व्याख्या आपको करना है। यानी कि जो सूरत जो बंदरगाह है, सबसे पहले बंदरगाह के समझे तो बंदरगाह जहाँ पे जिस तरह से जहाँ पे बस का स्टैंड होता है उसको बस स्टैंड बोला जाता है, उसी तरह से जहाँ पे पानी वाले जो जहाज स्टैंड जहाँ पे है उसी को बोलते हैं बंदरगाह। तो जो सूरत बंदरगाह है दोस्तों 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। हाशिए का पहुंच गया मतलब कि वहाँ पे व्यापार बहुत कम होने लगा, वो डाउनफॉल में चलने लगा, मतलब पूरा लॉस में चलने लगा वो बंदरगाह। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका व्याख्या करिए कैसे कैसे हुआ कि मतलब वो हाशिए पर चला गया। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है कि 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह के हाशिए पर पहुंचने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे है 18वीं सदी तक यूरोपीय कंपनी जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने स्थानीय राजाओं और दरबारों से व्यापार में भारी छूट और व्यापार पर एकाधिकार हासिल कर लिया था, जिससे स्थानीय व्यापारियों का नुकसान हुआ, जिसके चलते 18वीं सदी के अंत में सूरत बंदरगाह हाशिए पर पहुंचा। पहला रीजन इसका ये है। और दूसरा है यूरोपीय कंपनी ने सूरत की जगह बंबई और कलकत्ता में नए बंदरगाह से अपना व्यापार शुरू कर दिया, इसलिए सूरत बंदरगाह पे कोई व्यापार के लिए डील नहीं आता था और कोई वहाँ पे व्यापार नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे मुंबई और कलकत्ता में नया नया बंदरगाह बन गया था। व्यापार के इन नए केंद्रों पर चले जाने के कारण सूरत बंदरगाह से होने वाला निर्यात एकदम गिर गया और ये हाशिए पर आ गया, इसका पतन हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपसे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करें। यानी कि गुमास्ता क्या होता है, उसको क्यों नियुक्त किया गया था, ये सारा व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों यानी कि वेतनभोगी कर्मचारी को नियुक्त करने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण है इसका, कंपनी कपड़ा व्यापार से जुड़े पुराने व्यापारियों और दलालों को खत्म करना चाहती थी, ताकि माल की खरीद और बुनकरों पर उनका सीधा नियंत्रण स्थापित हो सके। और अगला कारण है, गुमास्ते बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए पेशगी देते थे, यानी कि एडवांस में पैसा दे देते थे किसान लोग को। जो बुनकर या कर्ज ले लेते थे वे अपना तैयार माल किसी अन्य यूरोपीय स्थानीय कंपनी या व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। गुमास्तों का काम तैयार माल इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना भी था। और इस तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के कोई 3 गुण लिखना है। जो राजनीतिक जो पॉलिटिक पार्टी जो होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, उसका 3 प्रॉपर्टी बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर में राजनीतिक दलों के 3 प्रमुख जो गुण है वो आपका निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा हुआ है। तो पहला है यहाँ पे सरकार चलाना। चुन राजनीतिक दल इसलिए होता है क्योंकि चुनाव जीतकर सरकार बनाना और देश का शासन चलाने के लिए राजनीतिक दल एक भी एक इसका गुण है। दूसरा है कानून बनाना, संसद या विधानसभा में बहस करके देश के लिए जरूरी कानून बनाना, ये भी आपका राजनीतिक पार्टियां का ही एक गुण है, उन्हीं का काम है। इस तरह से यहाँ पे अगला इसका कारण है विपक्ष की भूमिका। चुनाव हारने वाले दल विपक्ष बनकर सरकार की गलतियां पर नजर रखते हैं और जनता की समस्याएं उठाते हैं। जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस खूब कटाक्ष मारते हैं और विपक्ष बनकर सरकार की गलतियों पर खूब धब्बा मारते हैं और कानून को सुधारने का प्रयास करते हैं, देश की जनता की आवाज़ को उठाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम सेक्शन सी में इंटर कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 3-3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है आपसे कि भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करना है। तो जैसा कि आप को मैं बता दूं, जब भी अंतर स्पष्ट करने की बात आई तो वहाँ पे पेज को 2 भाग में फाड़ लेना है और दोनों तरफ ऐसे ही लिख लेना है। तो यहाँ पे रबी फसल और खरीफ फसल हमने लिख दिया है पहले से ही, और यहाँ पे पॉइंट अब लिखना है एक एक पॉइंट। तो यहाँ पे इसमें है कि रबी फसल सर्दियाँ यानी कि जाड़े के मौसम में लगाया जाता है, बोई जाती है मतलब, और खरीफ फसल है जो बरसात के दिन में बोई जाती है। और यहाँ पे दूसरा इसका पॉइंट है कि इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। और खरीफ में है कि इसकी बुआई जून जुलाई और कटाई सितंबर अक्टूबर में होता है। और इसी तरह से यहाँ पे अगला पॉइंट है, इससे कम वर्षा और ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे खरीफ में है इससे अधिक वर्षा और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रबी फसल के कुछ उदाहरण है और यहाँ पे खरीफ फसल के उदाहरण है, इनको लिखने से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रबी फसल के जो है यहाँ पे
उदाहरण है गेहूँ, चना, सरसों, मटर, ये सारे आपके जाड़े के मौसम में बोया जाता है और कटाई आपको मार्च अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है। तो इसी तरह से खरीफ फसल के यहाँ पे उदाहरण है जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, ये सारे जून, जुलाई, अगस्त के महीने में बोया जाता है और सितंबर, अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां की क्या भूमिका है? तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कंपनियां कई देशों में अपने कारखाने और व्यापार स्थापित करती है। इससे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और नई तकनीक का आदान प्रदान बढ़ता है। साथ ही लोगों को बेरोजगार मिलता है और इंटरनेशनल व्यापार होता है। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरे देशों से बीच और अपने देशों के बीच ऐसे। तो ये रहा वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो जाइए और देखिए, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।